को लेकर बड़ा मसला बनाया। इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी नहीं करना। तुम समझ में अब आ रहा है लोगों कि हम पहले ही बोले थे पार्लियामेंट में, कागज किसके ने भी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी मत करो। देखिए ना, अगर कोई एनपीआर एनआरसी होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा, अब तो निकाहनामा भी निकल रहा। इसीलिए हम बोले एनपीआर एनआरसी नहीं करना इस देश में। अब उन्होंने क्या करे नहीं करे, मेरे को उससे क्या मतलब है। आपको मालूम एक बच्चा समीर भी है जो जेल में है अभी तक, उसकी मां को जाके क्या बोलेंगे, कि क्या जवाब देंगे, बोलो आप को क्या होगा उन लोगों का। जो मालेगांव में मुफ्ती साहब से पूछे, जो बच्चे जो मालेगांव में पाँच साल जेल में थे, उन्होंने मीडिया का नाम अगर आप बोले तो उनको ऐसा उनके रोंगटे खड़े हो जाते, क्या होने वाला है, इतना डर उनको पैदा हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। मगर दौलत की दौलत से ही आपको इंसाफ मिलेगा क्या? वो जो गरीब जिसके पास कुछ नहीं है क्या करेगा, बताओ मैं आप। हमको क्या करना है इन चीजों से? मैं पर्सनली मैं आपको, मेरे को मतलब नहीं इन चीजों से। ये कौन लोग है, क्या करेंगे? क्या पोलिंग के दिन निकल के लोग सब निकलते क्या? जो गरीब पिटता है रोड पर, धूप में, सर्दी में, बारिश में, उसका क्या होगा? खिदमत करने वाले मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी और मुबल्लिग उमर गौतम, ये लोगों को हिरासत में लिया जाता है। देखिए आप ये सवाल जो है, जो कांग्रेस में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उनसे पूछना कि भाई ये मौलाना के बारे में आपकी राय क्या है। कोई नहीं बोलेंगे, हम ही बोलते हैं। वोट भी तो आपको ना, तो फिर बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। कोई नहीं बोलता उनके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई आप? क्यों डरते आप बोलने के लिए? मुसलमानों का वोट होना, पर मुसलमानों का जो जुल्म होगा, नाइंसाफी होंगी, तो उस पर आप लबकशाई नहीं करेंगे, जबान नहीं हिलाएंगे, कोई अल्फाज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में तो जो ड्रामा हुआ सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस तो 15 साल हुकूमत करके नंबर 3 की पार्टी हो गई। माशाल्लाह, नजरे बद से बचाया अल्लाह इनको। 1 से 3 पे आ गए, 15 साल हुकूमत किया, 3 नंबर पे आ गए। फिर भी हमको ही गाली देते। वो बोलते ना कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे आप पूछिए ना प्लीज, इंतजार करूंगा। आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ, तो आपको तकलीफ होगी। कितना मुंबई में कितना होगा? 113 रुपये लीटर, 115, 117। मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल, ये तो खुली छूट दे दी, जो चाहे कि पेट्रोल बढ़ते रहेगा। उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत मुश्किल में लोग, फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं ना, कम से के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हम तो वही तो आप यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं
कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे। देखो आप शाम से शुरू हो जाता, अरे वोट काटने जा रहे, डील हो गई, खुला हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। ये देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोगों को। कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते? मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जहां एमआईएम का नाम आ जाएगा, जो देखो वो कर लिए, ये कर लिए। यानी शिवसेना, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ, तो बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आप एक लफ्ज नहीं बोलते। आप क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग? इसमें क्या तोड़ हो सकता है? अभी जो वोटर है संभ्रम है, इसका तोड़ खाली एमआईएम ही है। सही बता रहा हूँ आप, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएंगी। सर, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल दो आप। जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को कर दिया, फिर कई सारे। देखिए, जहाँ तक एलआईसी की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज करेंगे, कंप्लीट अपोज करें। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के तारीखी आसार गिरवी रख दिए जा रहे हैं, प्राइवेट ठेकों पे दे दिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है और दूसरे तारीखी इमारत। यही होता आपको जब 56 इंच को देख के वोट दिया। कश्मीर के किलो जो ड्रग्स मिला है गुजरात में, हाँ, उसके बारे में क्या हुआ? अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम हो गए। सर, देश में किसानों का मुद्दा बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका क्या कहना है आपका? नहीं, जो मोदी सरकार ने किसान का जो कानून, तीनों कानून बनाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है। और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा, नुकसान होगा। पूरे आप बड़े बड़े अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टेट है देश में, वो अभी केंद्र को आरोप लगा रहे हैं। केंद्र जो स्टेट के कामों में है ना दखलंदाजी दे रहा है। महाराष्ट्र ने भी ऐसा बोला है, कर्नाटक ने भी बोला है, तेलंगाना से भी, बंगाल से भी बात हो चुकी है कि स्टेट के काम में केंद्र अपनी दखलंदाजी दे रहा है। आपका क्या इसमें निरीक्षण है? क्या नहीं, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता, आपको कुछ डिबेट करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन लोगों के जो अपने उंगली को काट के मोदी को दे दिए, आपको नहीं काटेगा। यूएपीए का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को और बीजेपी को? कांग्रेस ने, एनसीपी ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे। माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया, विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन। आपने सपोर्ट क्या नहीं किया? बताओ आप। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया भाई? आप ही तो कर रहे हैं ना।
आर्टिकल 370 का रिवोकेशन सब बाजा बजा है, बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं आपको। बिगेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में। वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली बजा दी, यस सर लगा लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा। उन्होंने डिक्टेट करे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में। क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार? आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट्स किए। आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं। आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती? दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करे कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको। आप ही तो दे रहे ना मौका उनको। तो पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि अभी आप ही बोले कि हिंदुत्ववादी के साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस स्टेट में बैठे हैं, तो ये सब उथल पुथल हो रहा है। तो एमआईएम क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन आप क्या करने वाले? अरे कुछ भी बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है हमारे पास। किसी के साथ जाएगी? अरे बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है भाई। जब 24 के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, क्या गारंटी है कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं चले? उत्तर प्रदेश में तो उनके कदम पे एमआईएम बाद में कदम डालेगी। हाँ नहीं हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको उर्दू अरबी बोलते सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा, ये कभी नाली में गिर जाते हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी ये पानी में, कभी बुरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है। हम तो हमारे लिए पूरी एवेन्यूज ओपन है, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे आपको। तो प्रकाश आंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ की थी, उसका अच्छा परिणाम दिखा, लेकिन उसके सीट चुनके देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है एमआईएम का? बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ। हम तो आज भी और कल भी प्रकाश आंबेडकर साहब की इज्जत करते थे, करते रहेंगे, मगर वो अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। तो पूरे स्टेट के कार्यकर्ता है कि उनकी भी बात सुनी गई आज, तो क्या बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता? हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमको बताए कि एमआईएम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उनसे बात करें, और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरी सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या कुछ नहीं? हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने दूसरा आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग एमआईएम को वोट करते हैं, लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ता है, मुस्लिम समाज है, वो वंचित को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती। तो इसलिए वंचित का एमआईएम के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब को, प्रकाश अम्बेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ये ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है, जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित बोलिए मुस्लिम होने दो बोलो सर, यहाँ पर आपने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे पे आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजगी है आप तक आई है क्या, या फिर क्या कैसा वो करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक प्रोग्राम सीधा बोला जाए तो औरंगाबाद में ऐसी कुछ दो पार्टियां पैदल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए कि हमारे घर की बात है, इसमें सुविधा आने से ये बात बाहर आ गई, मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगे। मिला जुला जनेगा आपके साथ में है दोनों, उनका
मिलाव जुलाव जमेगा और एक बात और, आपने इनको कहा था ये बिल्कुल मिलाव जुलाव है, था है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलके काम करेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो बात सही है, बात आई, मैं इनकार नहीं कर रहा। सर, उत्तर प्रदेश में एमआईएम की जड़ें कितनी मजबूत होंगी? क्या गैर मुस्लिम वोट भी हासिल हो सकते देखिए, हैं? सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जड़ों को फैलाना बोलते देखते हैं, तो जड़ों को फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। मैं दिल्ली में आपसे इतने बार, दिल्ली के कुछ ग्रुप्स ने आपके घर पर हमला किया, और दिल्ली में आप जा रहे हैं, इसीलिए ये खौफ उनके दिलों में है, या फिर क्या मामला है? नहीं, मेरे घर पे पहली मर्तबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मर्तबा हुआ है हमला, 4th टाइम हुआ है हमला ये। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमिश्नर और मेरे घर के सामने जो है दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से, फिर भी हमला होता है। और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते, तो पुलिस को आने में ज़रा थोड़ी देर हो जाती है, ओनली 35 मिनट्स लगे उनको, सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से 35 मिनट लगे होंगे, कोई बात नहीं, 35 मिनट्स लगे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए होंगे, VIP कॉन्वॉय जा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। महाराष्ट्र बदलने का, औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है फिर एक बार चर्चा में आ रहा है, जो भी इलेक्शन के सामने एक बार आता ही है। इस बार कुछ CRP जो है वो औरंगाबाद की बजाय संभाजीनगर का है। वो इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे, अखिल साहब है। महाराष्ट्र में कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता को गुने दाखिल हो रहे हैं, उनको गलीबात किया जा रहा है, ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है, हम जब सही कह रहे हैं, उसका कंडेम करते हैं और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बुखलाहट का शिकार है एमआईएम के पॉपुलैरिटी और उनके ज़मीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से पहले दिया गया था किसी हॉस्पिटल और स्कूल का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, होगा अभी, अमिताभ साहब बात करके अकबर उस हिसाब से होगा। वैसे साहब 2019 में मोदी साहब की एक वेव थी, उनको सक्सेस मिला। अभी कुछ सर्वे बोल रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप मतलब नेशनल का पॉलिटिक्स करते तो वहाँ से कैसा देखते हैं आप 2024 को? नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के देख के बोलने का। ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और अभी 2024 को टाइम है, मगर देश में जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, तो ये सब चीज़ें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के साथ, इसका इम्पैक्ट रहेगा, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होगा। खासदार होने की बात आप औरंगाबाद में आए हैं, आपको लग रहा है कुछ बदलाव हुआ? नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना पहले आता था। 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन बीच में आया मैं था 1 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि पहली मरतबा आया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट का काम इम्तियाज साहब कर रहे हैं, और जितना वो करना है कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो एमपीलैट फंड्स कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में शुरू होंगे, और उसके बावजूद भी वो बराबर, आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है, और नेहरू युवा केंद्र की नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है, और गडकरी साहब से जाके मिले,
लंबा फ्लाईओवर के लिए जालना रोड पे, चौथा वो खुद PIL डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केर्सिटी है। मैं समझता हूँ कि एज एन MP माशाल्लाह से इंटेलिजेंस साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो वर्षों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर, मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की सरहदें कितनी महफूज हैं, खासतौर से चाइना के? देखिए, चाइना ने एक कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और चाइना ने, और उसके ऊपर मैं हाँ, अब आप मेरे को बताइए कि हमारे डेप्सांग, डेमचौक, गोगरा में जो लद्दाख में है, चीन की फौज बैठी हुई है। ये कैसा नेशनलिज्म है RSS का, BJP का, कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है, मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है, AIB बैंक है जिसको चाइनीज कंट्रोल करते हैं, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप। वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते हैं, उनसे आप लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से। ये देखो, आप इनको कुछ बोलेंगे तो नहीं, ऐप बैन कर दिया बोलते। चाइना और भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से बाउंड्री टॉक्स का फ्रेमवर्क बना लिया, और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूँ कि आप जो है ग्रुप ऑफ MPs को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से? ये कैसा है, लोग कैसा, RSS कैसा खामोश बैठी हुई है भाई? वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम बोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई यहाँ एक एरिया बना दिए, ठीक है आपने जाना, हम अरे मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने घर की जमीन में। ये है ओके सर। 370 हटने के बाद BJP का हर एक मिनिस्टर हो, हर 15 दिन 20 दिन को एक मिनिस्टर जाता। अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर जाके आए। 370 के बाद आप कश्मीर को कैसा देखेंगे? क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 वहां पे। पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई आप? क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया भाई? किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे हैं वहां पर? LAC पे चीन, LOC पे पाकिस्तानी हरकत कर रहा है, और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शम्मी को टारगेट बना रहे आप। क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वायलेंस होना जरूरी है। जो वायलेंस नहीं हो, सेडेशन कैसा होता बताइए? कैसे सेडेशन केस बुक करते आप? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले, आप देखो
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ यूएपीए विल नॉट अप्लाई इवन इफ यू आर फेवरिंग सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। आप माने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बस उसका देख के बोलता हूँ। मैं लाइव लॉ में पढ़ा मैं खुलता नहीं मालूम यहाँ पे, बट बड़ा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आप देख लीजिए वो। तो ये बात करिए कि सेडेशन लगा दो, ये लगा दो। और आपके जो मिनिस्टर का बेटा है उनको डेंगू हो गया तो मलेरिया हो गया तो जेल में टहल रहा, चमन में टहल रहा। वो वीडियो वायरल हुआ तो जेल को भिजा दिया उसको। बाप मंत्री है और बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा है और मोदी जी बोल रहे इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे भाई आप? का इंसाफ होगा? थार गाड़ी उसकी बाप की गाड़ी और योगी बोलते अब्बा जी, अब्बा जान। अब ये अब्बा जान को क्या करेंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए? आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्टर है, उसके बेटे पे मर्डर का चार्ज है 4 किसानों को मारने का। अरे मॉरली तो आप उसको रिजाइन कराओ, जब कोर्ट डिसाइड करता उसके बाद आप फैसला लो। मर नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, उसमें भी कास्टिज्म है क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से। उनका वोट होना इलेक्शन के लिए तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो अब्बा जान के बेटे को बचा रहे। ये इनके पॉलिटिक्स है। तीन प्रश्न विचारतो. एक म्हणजे निवडणूक शहरातली, औरंगाबाद शहरातली. आपण बैठक घेत आहे खुलताबादेत, याचं नेमकं काय कारण आहे? दुसरं म्हणजे खुलताबाद में अच्छी जगह है, साफ सुथरी जगह है। काय कोई ऐतिहासिक वजह से यहाँ पर ले रहे हैं कुछ ऐसा? मेरे भाई हर चीज को आप ऐसा इतना माइक्रोस्कोप में मत लगा के देखो, लखी जबान में ऐसा नक्को देखो आप। और दूसरा सोलापुर में कुछ आपके नगर सेवक जो है, 6 नगर सेवक जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर दिखाई दिए हैं कुछ दिन पहले, तो कुछ कार्रवाई होने वाली है? और दूसरा और एक सवाल पूछता हूँ, सुनिए, चले गए क्या कर सकते? जान दो, जिसको जाना जाओ, क्यों क्या करने का, हम जाएंगे सोलापुर को। और तीसरा, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी इनमें से किन राज्यों में अपनी ताकत लगाकर लड़ेगी? यूपी में तो हम लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी कर रहे हैं और यूपी में अच्छा खासा हमारा काम भी हो। कितनी सीटें कुछ तो तो टाइम दीजिए, पूरा निकल के आएगा। दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो बात मानो। हम मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यहाँ के कॉर्पोरेशन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे सीट हाँ लड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, अभी महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, मैं ये 3 पार्टीज़ है, तो अब एमआईएम का और बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा, जैसा शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस का लोगों का कहना है। तो आने वाले के ख्वाब में छिछड़े रहते खाली, तो आप बीजेपी के साथ जब विधानसभा में छोड़िए ना, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते, मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ेगी, हाँ तो कहाँ सीटें बचेगी? आप तीनों मिलकर लड़ रहे, मिलकर काम आप बोल दिए मिलकर लड़ रहे, बोल के क्या होता? एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो। नहीं, अभी बी टीम बोल के विधानसभा में बी टीम बोल के बीजेपी को बहुत सुनिए, हमारे को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बैठ के निकाह कर लिए। अब वो मुफ्ती साहब फतवा दे सकते, वो सियासी निकाह कैसा होगा? निकाह कर लिए, तीनों मिलकर शादी कर लिए। नहीं तो विधानसभा चुनाव में कुछ फोटो तस्वीरें भी बाहर आई थी ना, खासदार साहब के घर में कोई लोग मिले, उनसे बात किए, क्या ऐसे कुछ तस्वीरें भी आई थी सामने बीच में? क्या मिले? बीच में विधानसभा इलेक्शन में आपको बी टीम कहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कुछ हाँ मिलने के बाद खड़ा नहीं करना है ऐसा कुछ। अगर मिले तो घर में मिले ना, उम्मीदवार कैसे मिलते हैं उसी टाइम? सुनिए, मिले होंगे तो उसमें बुरी बात क्या है? मगर हम लड़ रहे बीजेपी से, हम लड़ रहे शिवसेना से लड़ रहे। काय कल्याण काय? अच्छा, अभी ये तो बात कि वंचित के साथ कुछ प्लान है, कुछ वंचित के साथ, क्योंकि अरे
नहीं लेट आया हूँ हाँ बिल्कुल करते आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है। देखिए आप जहाँ भी जाते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, आप लॉस हो जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप तो पूरी काम की बात कहाँ कर रहे हारे हैं, भाई? महाराष्ट्र नहीं, की कहाँ बात कर हारे? रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक मिनट कहाँ हारे? सर कोलकाता में कहा, कहाँ? कोलकाता में कहा। अरे भाई पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है हारना, हारे ना नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। कितने 5 सीट लड़ा मैं, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिया। सुनिए सुनिए नहीं सुनिए नहीं औरंगाबाद में पहली बार आए, जीते, बहुत सारी सीटें जीते। सोलापुर में पहली बार गए, सोलापुर में जीते। अरे ये तो सही, इतना आप लंच नहीं करे होंगे, भूख लग रही होंगी, मुझे मालूम है। जरा तो मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को भी भूख मिटाने दीजिए अपनी। हम 5 सीट लड़े, नहीं जीते, कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे। ऐसा देखा कि आसमान तक गिरने वाला है, मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रहे, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी। तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की? ये क्या डीलिंग है बताइए? आसाम के कांग्रेस लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर? और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, वही बिहार में हम 19 सीट लड़े, 5 जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे एनडीए जीता। कितना तूफान मचा है। अब दोनों लड़ रहे, तो क्या है भाई ये होली अलायंस है क्या? नहीं आप देखिए आपका आपके साथ है। हाँ? आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, देखिए आपको लोग आपके साथ हैं। नहीं आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप क्यों सिर्फ मुसलमान बोल रहे? मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो इंसाफ पसंद करता। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। और आप चेंज देखते जाएंगे और चेंज होगा इंशाल्लाह माहौल। ये टर्नआउट में नहीं दिखता इसीलिए। नहीं अरे टर्नआउट में भी दिख रहा भाई। देखिए 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराई? कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई, औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको। तो ये भी तो फैक्ट है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर काफी मैं बोल दिया ओबीसी के बारे में, आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम बीजेपी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनको ओबीसी से मोहब्बत है तो 50% लिमिट को ब्रीच करिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए, बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो समाज का 50% है उसको 27% कैसा मिलेगा रिजर्वेशन? ये तो नाइंसाफी है ना। जो 10% है उनको आप 20% दे रहे, ये क्या बात है भाई? तो 50% लिमिट को ब्रीच करना और ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। अभी थर्ड अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं लोग, मीटिंग भी कर रहे हैं। ममता जी है, शरद पवार है, बीच में मीटिंग भी हो रही थी नेशनल लेवल पर। आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा ला सकता है? किसके साथ जाना चाहिए, ऐसा कोई चेहरा आपको लगता है? अरे भाई ममता बनर्जी कांग्रेस आजकल टक्कर में है, एक दूसरे को बोल रहे बी टीम, इनसे पैसे ले लिए, उनसे ले लिए। अब वो उनको पूछ लो आप कौन सा चेहरा है, क्या है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये अलायंस सक्सेस हो सकता है क्या? कौन सा? मोदी का अलायंस, मोदी के साथ 2024 कहाँ का अलायंस? तीसरा आघाड़ी में कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस रहेगा? जिसमें शिवसेना भी रहेंगी। नहीं शरद पवार लगता है आपको कि कोई चेहरा हो? शिवसेना भी रहेंगी। शरद पवार ऐसे चेहरा होंगे क्या? हाँ? शरद पवार ऐसा चेहरा लगता है आपको कि सबको साथ ला सके? नहीं हो सकता, ऐसा कहना आपका? नहीं देखिए आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह में मेरी ज़बान है, आपकी ज़बान नहीं है। मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और ये है कि अभी 24 को टाइम है। थैंक यू।